हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एनसीईआरटी को सही तरीके से कैसे पढ़ें। व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ स्टडिंग एनसीईआरटी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, आराम से चैप्टर खोलो और पढ़ लो, पर ऐसा नहीं है। हमें इस प्रॉब्लम को समझना होगा, तभी जाके हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने में ऐसी क्या समस्या है जो कि हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी 11th-12th के एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो भले ही ये एनसीईआरटी देखने में हमें बहुत सिंपल लगती है, और क्योंकि हमें लगता है कि बायो हमारा खुद का सब्जेक्ट है तो हमें क्या ही दिक्कत होगी, ऑलरेडी हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। पर 11th-12th में पढ़ना अलग बात है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसको पढ़ना अलग बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं से भी सवाल आ जाता है। अगर सिर्फ हम कहें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में भी कहीं से भी सवाल आ जाता है, और सीधे सीधे लाइन से उठ के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, वो सच में है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता है वो बड़े कम पन्नों में होता है, पर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली में किया ये जाता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस करके एक छोटे से पैराग्राफ में डाल दिया जाता है। अब वो छोटे से पैराग्राफ में तो डाल दिया, उसको हमने पढ़ भी लिया, बट हमने समझा कितना उसको और कितना रिटेन किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप उसको पढ़ भी लेते हैं और चलो मान लिया समझ भी लिया एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर वो रिटेन नहीं हो पाता, मतलब कि रिटेंशन रेट बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें स्पेशली बॉटनी में, क्योंकि हमें पता है बायो के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी में फिर भी काफ़ी आसान होता है आपके लिए, पर बॉटनी में बहुत मुश्किल होता है। रीज़न ये है कि बॉटनी में इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा है और वो दी हुई है पैराग्राफ की फॉर्म में, और वो पैराग्राफ हमने पढ़ भी लिया और थोड़ा बहुत समझ भी लिया, बट वो रिटेन नहीं हो पाएगा क्योंकि सही से उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा मात जो हम खाते हैं बॉटनी के टॉपिक्स में ही खाते हैं। ठीक है, क्योंकि जूलॉजी हमें थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होती है, पर बॉटनी के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, और बड़े बड़े धुरंधर भी बॉटनी से कांपते हैं, क्योंकि बॉटनी की प्रॉब्लम ही यही है कि उसको समझने के लिए पहले डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके रिटेंशन हो पाएगा उस कंसेप्ट का। ठीक है, अब जैसे अगर हम नीट में बात करते हैं, जैसे जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं या किसी भी बायो से रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बॉटनी में ही आती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसको कैसे समझना है, या फिर एनसीईआरटी को कम टाइम में कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है ताकि हमें वो याद भी रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समस्या को और समझते हैं। जैसे कि एक चैप्टर है प्लांट किंगडम विच इज़ फ्रॉम क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। तो प्लांट किंगडम जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको कुछ पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि ये 5 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था, नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या थी, साइटो टेक्सोनॉमी क्या थी, कीमो टेक्सोनॉमी। तो देखने में आप इसको पढ़ लेंगे और हो जाएगा, बट अंदर का इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ जाता है। प्लस देखिए, असली प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अब मैंने ये जिम्नोस्पर्म यहाँ पे खोल लिया, तो जिम्नोस्पर्म में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, कोई भी ओवरी जो होती है वो नहीं होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट भी नहीं बनता। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं साइकस स्पाइनस के बारे में, जो 2 उसके मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से मेल जो पोर्शन होता है वो होता है यहाँ पे, और फीमेल जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि मेल स्ट्रोबिला यानी मेल कोन क्या होता है, और माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं, कैसे डेवलप करता है। ऐसे ही फिर मेगा स्पोरेंजिया के बारे में बता रखा है, और फीमेल स्ट्रोबिलाए के बारे में चीज़ें बता रखी हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रखा है। ये अगर मैं इस पूरे पेज की बात करूँ तो इसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है और बहुत ही कम शब्दों में बता दिया, जो कि इनफ नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए।
अब अगर आपको समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो आपके अंदर मतलब इतना विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कैसे तो वो मेल गैमेट बना, यानी पोजीशन क्या है सबसे पहले कि मेल जो कोन है उसके ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, उसके अंदर स्पोर्स हैं, फिर कैसे उन स्पोर्स से हमारा मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर स्पर्म्स होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर फीमेल जो गैमेट है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, और फिर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद क्या क्या हो रहा है, वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस टॉपिक को रिटेन नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से पूरी बॉटनी ऐसी ही है, ज़्यादातर बॉटनी क्लास 11th में ही आपको देखने को मिलेगी, और इसमें ही हमारे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसको समझने में और ज़्यादातर रिटेन करने में, ठीक है। आज समस्या तो हमने समझ ली कि ये समस्या है हमारे सामने। अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप बॉटनी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक बार उसका एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने रीड किया, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से, दैट इज़ ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है विजुअलाइज करने में, ठीक है, तो उसको किसी रेफरेंस बुक से पढ़ लो या किसी टीचर से पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स फ्री में पढ़ाते हैं, स्पेशली जो लोग नीट के लिए पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका कोई लेक्चर देख लिया, उसके बाद फिर वापस आके उसको दोबारा से पढ़ा, और हो सका तो कोई फ्लो चार्ट बना लिया उसके लिए, है ना। जब हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एरो की फॉर्म में चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, तो उस टाइम के लिए तो हमारे लिए वो अच्छा हो ही जाता है, प्लस जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो और भी हमारे लिए आसान हो जाता है और रिटेन करने में आसानी होती है। जब आप अपने ब्रेन को कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको रिटेन कर पाता है, ये बात आप भी जानते होंगे, है ना। तो ब्रेन को अगर आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में दोगे तो वो अच्छे से उसको रिटेन कर पाएगा, तो ये बात है। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एक फिनोमिना होता है ब्लड क्लॉट का, मतलब कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, इसका एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि पहले इंजरी साइड जो होती है वहाँ से सिग्नल मिलता है प्लेटलेट्स को, फिर प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में कैस्केड चलती है, मतलब एक चेन चलती है जहाँ पे कि जैसे प्रोथ्रोम्बिन पहले थ्रोम्बिन में बदलता है, इस तरीके से उससे फिर और फैक्टर्स फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलता है, इस तरीके की पूरी चेन होती है कि एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है। तो एनसीईआरटी में बस ये जस्ट एक पैराग्राफ में दिया हुआ है और वैसे हमें बिल्कुल याद नहीं होने वाला वो। तो इसका सही तरीका ये है कि हम क्या करें, इसका सही तरीका ये है कि हम उसको एरो में इंडिकेट कर लें कि जैसे जो फैक्टर पहले एक्टिवेट हुआ उसको यहाँ लिखा, उसके बाद फिर इस फैक्टर ने दूसरे को एक्टिवेट किया, फिर अगले वाले ने अगले को, किस तरीके से फ्लो चार्ट अगर बन जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात आती है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है खुद से तो आप क्या करें, कोई ऐसी सोर्स है जिसके थ्रू मतलब कि हम पढ़ सकते हों या कुछ समथिंग ऐसा कि मतलब कोई टीचर हमें मिल जाए, तो आप फिर अगर लेक्चर्स देखना चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स तो वो तो बेस्ट है ही। थोड़ा हो सकता है आपको लगे कि टाइम टेकिंग है, 2 घंटे का लेक्चर है, बट सी अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको उस चैप्टर कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। अगर मैं आपको कुछ सोर्स बताऊं तो जितने भी ये जो टीचर्स हैं जो नीट के लिए पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट को समझाते हैं। हर एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, बट आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको लेक्चर्स के कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्लस अगर आप चाहते हैं तो हम इसी चैनल पे पूरी एनसीईआरटी कवर करा सकते हैं 11th और 12th की, यानी कि मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी डाल सकती हूँ हर एक चैप्टर की, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ें उससे। ऐसा नहीं है कि मैं अननेसेसरीली बस वो वीडियोस पोस्ट करती रहूँ और आप उसको देखें ही ना, पढ़ें ही ना, तो फिर मेरे एफ़र्ट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है और उस चीज़ को मैं टाइम वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं 1 शॉर्ट वीडियो पोस्ट करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो ही मैं 1 शॉर्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया कि हम एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं। तो बस समराइजेशन इसका यही है कि हमें पहले उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। टॉपिक जस्ट ऐसे एनसीईआरटी से रीड करके नहीं छोड़ना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में अपने उस चैप्टर को समराइज़ करो, ठीक है। तब जाके आपको रिटेंशन जो है टॉपिक का हो पाएगा,
ठीक है। और साथ साथ में PYQs करोगे तो रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा कि NCERT से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।